तो ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आंसर की के ही सीरीज में मैं आज जो आंसर की लाया हूँ ये ग्रुप बी के लिए है, अखिल भारतीय कंपटीशन एग्जामिनेशन 2023 का। तो आज हम अब इस सारे क्वेश्चन के आंसर को मेंशन करेंगे यहाँ पे कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो रहा होगा, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन इसका सही होगा ए। कितने बच्चों ने अवध प्रांत लगाया होगा? तो नाम तो इसका कुछ ऐसे था, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा, ऐसे अवध प्रांत करके और आगरा करके था। लेकिन उसमें सबसे जो मेनली उसका जो नाम था वह था यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक, तो पहले जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर को, इसका सही हो जाएगा उत्तर। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया? भारत में सबसे पहले कौन यूरोपीय व्यापारी आया? तो अगर देखिए तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय व्यापारी पुर्तगाली ही आया था, जिसका नाम वास्को दी गामा था। 1498 में जो आया था कालीकट बंदरगाह पर। तो वो सबसे पहले पुर्तगाली था आने वाला भारत में यूरोपीय व्यापारी के तौर पर। उसके बाद अन्य सभी आए हैं, जिसमें सबसे अंत में अंग्रेज आया, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, सारे व्यापारियों से युद्ध करके सारे लोगों को हराते हुए भारत से खदेड़ दिया, और उसके बाद भारत पर अपना शासन स्थापित किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला फसल क्या था? तो आप जब क्लास 6 के एनसीईआरटी का बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो बुक है सोशल स्टडी का, हिस्ट्री का, उसमें आपको मिलेगा कि मानव द्वारा उपयोग में लाया गया पहला जो फसल था वह था जौ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह है बुध। प्लूटो की अगर बात करें तो प्लूटो तो हमारे अब सौरमंडल में है ही नहीं, इसे 2006 में ही इसे अपने सौरमंडल जो है हमारा, जो 8 ग्रह हैं, जो ग्रहों का जो मंडल है, इनमें से इसको बाहर कर दिया गया था कुछ कारणों से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह है ग्रीनलैंड। ओके, और ये जो इंडोनेशिया जो लिखा हुआ है, इंडोनेशिया जो है ये भी एक देश है, उसके ये सब द्वीप हैं, सुमात्रा है, जावा है, ये सब उसी इंडोनेशिया के पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है ये मारियाना गर्त है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है उसका नाम है मासिनराम। चेरापूंजी भी पहले था, लेकिन उसके आफ्टर देश ये आया, मासिनराम आया। क्वेश्चन नंबर 9 है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 4 प्रदेश की सीमाओं को छूता है? तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है यह 4 प्रदेशों की सीमाओं को छूता है। अब बात करते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का क्या नाम है? राजकीय पशु की बात की गई है, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, तो भूल से शेर नहीं लगा देना है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वह है बारहसिंघा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये ध्यान देना है, सबसे बड़ी, सबसे लंबी, ये सब अलग अलग होते हैं। तो सबसे बड़ी की अगर बात की जा रही है तो सबसे बड़ी जो नदी है वह है अमेजन। नील नदी जो है दुनिया की सबसे लंबी नदी है, याद रखना है। और गंगा अगर भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र चीन में भी बहती है, तिब्बत में भी बहती है, उसके साथ होते हुए ये भारत में आती है, फिर भारत के बाद फिर ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में। तो आपका ऑप्शन 11 का ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्न में नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर नीली क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति किससे 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 संबंधित है? तो ये जो है नीली क्रांति ये संबंधित है आपका मत्स्य उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 13 है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन है? तो कपास की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जो होती है काली मृदा होती है। आप अपने एग्रीकल्चर्स के बुक में 618 के किसी न किसी आपने बुक एग्रीकल्चर के बुक में किसी लेसन में आपने पढ़ा ही होगा।
अगला जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है गंगोत्री से है। ठीक, मानसरोवर झील के आसपास से सिंधु नदी बहती है। ठीक है, यमुनोत्री जो है से यमुना नदी बहती है। अमरकंटक जो ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ से नर्मदा या तापी ऐसी नदियाँ कोई बहती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन ग्रह है? सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 16 है विश्व में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश कौन है? तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आएगा कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तो रूस है, तो रूस की ही सबसे लंबी सीमा होगी, लेकिन ये बात नहीं है। इसमें जो है विश्व में सर्वाधिक लंबी सीमा वाला देश जो है वो है कनाडा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 विश्व की सर्वाधिक ऊंची इमारत है? तो सबसे ऊंची जो इमारत है उसका नाम है बुर्ज खलीफा। ये तो सब बच्चे जानते हैं, जो दुबई में है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बांग्लादेश की राजधानी कौन है? तो बांग्लादेश आपका जो पड़ोसी देश है, जो पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, जो बाद में बांग्लादेश के रूप में उभरा। क्वेश्चन नंबर 18 है बांग्लादेश की राजधानी, तो इसका राजधानी हो जाएगा ढाका। क्वेश्चन नंबर 19 है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश है? कौन सा ऐसा देश है जो शिक्षा को अनिवार्य रूप सबके लिए अनिवार्य कर दिया, सारे लोगों के लिए? तो वो है मिस्र। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये भी आपके पड़ोसी देश ही है, जिसका नाम श्रीलंका है, और वहाँ की थी ये महिला एस भंडार नायके। तो ये था आपका जीके का प्रश्न था। अब आते हैं मानसिक योग्यता में। मानसिक योग्यता में कौन से सही हैं, किस प्रश्न के कौन से ऑप्शन? कह रहा है निम्न में से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? जैसे एक पेड़ है, जड़ है, फूल है, पत्ता है। तो वैसे तो देखिए, तो ये जड़, फूल, पत्ता ये सभी पार्ट्स हैं पेड़ के। तो ये जबकि पेड़ तो पार्ट्स नहीं होता है, ये सभी पेड़ के पार्ट्स हैं। तो इस प्रकार से पेड़ जो हो जाएगा सबसे भिन्न हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि सिगरेट का कोड अगर ये है तो डायरेक्शन का कोड क्या होगा? तो इसमें आप देखिए, तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है। जो 3 अक्षर हैं, इन 3 अक्षरों को इसको सीधे इसका उल्टा किया जा रहा है। जैसे CIG है तो यहाँ हो गया GIC, यहाँ ARE है तो फिर GIC के बाद हो गया ERA। देखिए TE है तो ETT हो गया। वैसे ही डायरेक्शन को जब करेंगे तो ये पहले 3 अक्षर को बदलेंगे, उल्टा करेंगे तो हो जाएगा RID। तो मिलाइए इसमें कौन है RID, तो ये पहला नंबर तो यही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी जो है कैंसिल हो गया, बचा ये सी ऑप्शन जो है अब मिला करके देखेंगे तो ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है बताएं कि इनमें से कौन सा एक है जो अन्य से भिन्न है? देखिए इसके ऑप्शन। तो इसके ऑप्शन है डेस्क, ब्लैक बोर्ड, कक्षा और बेंच। तो देखिए यहाँ पे तो डेस्क जो है ये भी कक्षा का ही एक कक्षा में ही उपयोग किए जाने वाला एक चीज़ है, वस्तु है। ब्लैक बोर्ड भी वही है, पढ़ने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले। बेंच भी है। तो कक्षा जो ये सब सारी चीज़ कक्षा में ही उपस्थित होते हैं, तो कक्षा जो हो जाएगा ये सबसे भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है यदि यम एन का भाई है, यस डी की माता है और यम की चाची है, तो डी का एम से क्या संबंध है? तो यहाँ पर अक्षर लिखने से थोड़ा कन्फ्यूजन होगा ज़्यादा, तो आप यहाँ पर कोई नाम लिख लीजिए। जैसे यम के जहाँ पे लिख लीजिए राम, यन के जहाँ पे लिख दीजिए श्याम, यश के जहाँ पे लिख लीजिए रीता, डी के जगह पे लिख लीजिए आप रमेश, और आपका यम जो है आप माने हैं राम, डी को माने हैं आप रमेश, यम को माने हैं आप राम। अब समझिएगा, यदि राम श्याम का भाई है, इसका मतलब राम श्याम दोनों भाई हैं, क्लियर हो गया। यश डी की माता है, यश जो है डी की माता है और यम की चाची है, तो मतलब इसका मतलब रीता जो है वह रमेश की मम्मी है और राम की जो है चाची हैं। तो रमेश की मम्मी राम की क्या लग रही हैं? चाची। तो यहाँ पर रमेश और राम में क्या संबंध होगा? तो अगर तो यहाँ पर सीधे सी बात है कि यहाँ पर संबंध जो होगा वो चचेरा या ममेरा भाई का होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25 जो है 25, 5 का संबंध 125 से है तो 7 का संबंध किससे होगा? और दोनों समानुपात में ही हैं। तो 5 का
अब देखिए तो 5 से 125 हुआ है, तो अगर आप इसको ऐसे यक्स मान करके चलते हैं तो 5 बटे लिख देंगे 125, जहाँ भरना उसको यक्स मान लीजिए। समानुपात मतलब होता है बराबर, यहाँ 7 बटे हो जाएगा यक्स। यक्स की आपको वैल्यू निकालना है तो यक्स का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए। तो 7 का यक्स का 5 में होगा तो कितना हो जाएगा 5x बराबर इक्वल टू हो जाएगा इसका 125 का 7 हो जाएगा तो हो जाएगा 7 इंटू 125। तो यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 125 अपन हो जाएगा 5 से कट करेंगे 5 बन जाए 5 टू जा 10 और 5 जा 25। तो 7 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का जब 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 7 5 जा 35 को 5 कैरी बचेगा 3, 7 2 जा 14 और 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 175, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बर्फ का संबंध शीतलता से है तो सूर्य का संबंध किससे होगा। बर्फ शीतल होता है तो सूर्य क्या होता है, सीधे करते हैं, सूर्य क्या होता है गर्म होता है। चलिए तो अगला जो है, एक शाम को सूर्यास्त से पहले डॉक्टर मित्र, रमन और अर्जुन आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर पड़ रही थी तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा है। अब देखिए कहा जा रहा है यहाँ पे रमन और अर्जुन आमने सामने बैठे हैं, इधर रमन बैठा है, रमन, और इधर जो है अर्जुन है। ये दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं तो रमन अगर इधर, ये रमन जो इधर मुख करके बैठा हुआ है तो आप सोचिए ये इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, और इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। आगे देखिए क्या है, यदि रमन की परछाई ठीक उसकी बाईं ओर, रमन की परछाई, रमन जो है इसकी ठीक परछाई जो है ठीक इसकी बाईं ओर मतलब इधर पड़ रही है इसकी परछाई और पड़ रही है तो अर्जुन किस दिशा की ओर मुख करके बैठा हुआ है। परछाई इधर पड़ रही है तो, और सूर्यास्त का समय शाम का समय तो निश्चित पश्चिम, ये पश्चिम दिशा होगा, वेस्ट होगा, ये क्या हो जाएगा वेस्ट, ठीक। और इसके बाईं ओर पड़ रही है तो ये वेस्ट है तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ठीक। तो अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है तो आप अगर ईस्ट की तरफ अगर मुख करके अगर खड़े हो जाइए तो आपको पता चलेगा कि आपके बाएं तरफ जो होता है वह होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ, इधर वाला। तो ये रमन, ये जो रमेश जो है ये तो इधर मुख करके बैठा हुआ है ना, अर्जुन जो इधर मुख करके बैठा हुआ है ना, तो ये किधर हो जाएगा, ये कौन सा दिशा हुआ, नॉर्थ, उत्तर हुआ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28, श्रेणी का A4 F9 तो अगला पद क्या होगा। तो ए का संबंध किससे है 4 से, एफ का संबंध है 9 से, तो अगला पद क्या होगा। तो आप सोचेंगे ए जो है पहले स्थान पे आता है और ये जो है क्या होता है कि 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया, ये पहले स्थान पर आता है 4 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक। फिर आते हैं एफ पे, एफ जो है कितने अक्षर के बाद आया है, तो आप देखेंगे ABCDEF कितने अक्षर के बाद आया है, तो ए के बाद 1 2 3 4 5वां अक्षर है, ठीक। उसके बाद ये 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 हो गया, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है। अगला जो होगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर है तो पहला नंबर 16 हो जाएगा, तो 16 तो सब में है तो किसको करेंगे, तो चलिए अभी कन्फ्यूजन में आप, तो चलिए 16 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ एक के बाद कौन से नंबर का अक्षर आया था, तो 1 2 3 4 5, तो यफ के बाद भी 5वां अक्षर चुन लीजिए, तो यफ GHIJ के, कौन सा अक्षर आया 5वें नंबर पे, के, तो K16 जो होगा इसका ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला है, यदि डॉग को 67, डॉग इज इक्वल टू 67 तो फॉक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप देखिए डॉग जो होता है इसका अगर ABCD जो अल्फ़ाबेट होता है उसमें कौन से स्थान पे आता है, चौथे स्थान पे, ठीक। उसके बाद O को देखिए किस स्थान पे आता है, तो ABCDEF GHIJKLMNO, उसके बाद P पूरा लिख लेते हैं काम आएगा, QRSTUVWXYZ, वो देखिए किस स्थान पे आता है अब, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्थान पे आया, ठीक। उसके बाद जी देखिए किस स्थान पे आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्थान पर आया, ठीक। 67 है। और फिर चलिए एफ पे भी चलते हैं, तो एफ देखते हैं कौन, ये तो इसके लिए आया। अब इसके बीच में हमको कोई
भरना होगा कोई चिन्ह, अभी उसको अरेंजमेंट किया जाएगा। पहले एफ को देख लेते हैं। तो अब एफ किस स्थान पर आता है? 1 2 3 4 5 6, छठे स्थान पर आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद ओ किस स्थान पर आता है? तो 15 स्थान पर आता है, तो ये हो गया 15। और एक्स किस स्थान पर आता है? तो 26 होते हैं, तो ये हो गया 26 25 24 प्लेस पे। चलिए, अब 67 ये कैसे हुआ है? 67 कैसे हुआ? तो इसके बारे में अगर सोचें आप, तो देखिए 15 का 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौक हो जाएगा 60 और उसमें 7 जोड़ दीजिए, 60 7 67 हो गया। वैसे यहाँ भी कर दीजिए। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो समझिए आपका जो तरीका है ये सही है। तो 15 का 4 में 6 में गुणा कीजिए, 15 छक्के हो गया 90, 90 हुआ। 90 में 24 ऐड कर दीजिए, तो 90 में जब 24 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 114। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, 114 हो जाएगा ये। चलिए अगला बात करते हैं अब। अगर आम को अमरूद और अमरूद को सेब और सेब को संतरा और संतरा को नाशपाती और नाशपाती को पपीता कहा गया है, तो फलों का राजा कौन है? तो जानते ही फलों का राजा आम है। फलों का राजा तो आम है, लेकिन आपको आम को तो आम कहना नहीं है, आम को कहना है अमरूद। इसलिए फलों का राजा कौन हो जाएगा? अमरूद होगा। और अमरूद को क्या समझा जा रहा है यहाँ पे? आम। अमरूद किसे बोला जा रहा है? आम को। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको कहना है, बताना है। तो आम को अमरूद कहा जा रहा है, तो फलों का राजा आम होता है, तो उसको अमरूद कहना है, तो हम अमरूद पे ही लगाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। किसी कोड भाषा में बैन को डीसीपी लिखा जाता है, तो एसडीएम को क्या लिखेंगे? तो ये तो सिंपल है। बी के बाद देखिए, बी के बाद डी आया हुआ है, तो बी सी डी, एक अक्षर छोड़ के अगला अक्षर है, ठीक। ए के बाद सी है, तो फिर इसमें क्या किया गया है? ए बी सी, बी को छोड़ के फिर से आ गया सी। यन के बाद पी आया, तो यम यन, यन के बाद ओ आता है तब पी, मतलब दूसरा अक्षर है, हर अक्षर के बाद दूसरा अक्षर आ रहा है। तो ऐसे यहाँ भी यस के बाद दूसरा अक्षर कौन आएगा? तो यस टी यू हो जाएगा, ठीक। डी के बाद दूसरा अक्षर डी ई एफ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एफ। उसके बाद यम के बाद दूसरा अक्षर तो यम एन ओ, ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ, तो यू एफ ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक तालाब में पहले दिन 4 फूल, उसके अगले दिन 8 फूल, उसके अगले दिन 16 फूल तथा 10 दिन में आधा तालाब फूलों से भर गया, तो उस तालाब को भरने में कितने दिन लगेंगे? आसान सवाल है। देखिए कैसे, एक तालाब में पहले दिन तो 4 थे, अगले दिन 8 हो गए, इसका मतलब हुआ क्या? 2 गुना हो गए। क्या हो गए ये? 2 गुना, इंटू 2 हो रहे हैं। 8 थे तो फिर उसके अगले दिन 16 गए, तो फिर मतलब 8 का 2 गुना हो जा रहा है। 16 थे 16 हो गए, मतलब ये इसका मतलब पैटर्न समझिए, पैटर्न का मतलब 2 गुना हो रहा है। 10 दिन में आधा तालाब भर गया है, तो अगले तो फिर से पूरा भरने में कितना समय लगेगा? अरे भाई जब 10 दिन में आधा भर गया है तालाब, तो अगर इसको पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो अगले दिन वो आधा का पूरा हो जाएगा, वो भी 2 गुना होगा, तो मतलब पूरा तालाब क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो उसको भरने के लिए कुल कितने दिन और लगेंगे? और कितने दिन लगेंगे? तो और 1 दिन और लगेगा। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी सही, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 34। कह रहा है सीमा का छोटा भाई सोहन आशिता में आयु से बड़ा है, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, आयु में सबसे बड़ी कौन है? इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे अकॉर्डिंग हम लाइन खींचते हैं। सबसे पहले कह रहा है सीमा का छोटा भाई, इसका मतलब सीमा से जो है छोटा उसका भाई है, जिसका नाम है सोहन, मतलब ये सोहन हो गया, ठीक। और ये जो है ये हो गई सीमा। आगे कह रहा है सीता से आयु में बड़ा है, ये सीता से, और ये सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, मतलब ये सीता से बड़ा है सोहन, सोहन से बड़ी हो गई सीमा। कह रहा है श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। अब श्वेता नाम की जो लड़की है वह दीप्ति से छोटी है लेकिन सीमा से बड़ी है, इसका मतलब श्वेता सीमा से बड़ी है, ये श्वेता हो गई, और दीप्ति से छोटी है श्वेता, दीप्ति ये हो गई। इसका तो कह रहा है कि आगे आयु में सबसे बड़ी कौन है? तो आयु में सबसे बड़ी हो गई दीप्ति, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। कह रहा है किसी कूट भाषा में PALE को 2134 लिखा जाता है, EARTH को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PARL को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। P का संबंध 2 से है, A का संबंध 1 से है, L का संबंध
3 से और ई का संबंध 4 से। वैसे यहाँ पर मिला मैक्स अब करेंगे मैचिंग तो 3 एक ई का 4, तो देखिए ई का जैसे यहाँ 4 है ई का 4 है, ए के लिए 1 है, जैसे यहाँ ए के लिए 1 है वैसे ए के लिए 1 यहाँ पर है, आर के लिए तो फिर 5 है, टी के लिए 9 है और एच के लिए 0 है। तो इसी प्रकार से हम परले के लिए भी कर देंगे। तो पी के लिए आप देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर पी के लिए 2 हो जाएगा, तो 2 तो सब में है। चलिए ठीक है, अभी 2 देखिए सब में है तो अभी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ई पर पहुंचे तो ई किसके लिए, ई के लिए क्या है, ई के लिए 4, तो ई के लिए 4, 2 के बाद 4 किस में है, इसमें है। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन आगे तक मिला लेंगे तो ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर पे 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में है, एक कोश की जीव है। एक कोश की जीव किसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। एक कोश की जीव जो होता है युगलीना होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। ऊन किन से नहीं प्राप्त होते हैं, तो ऊन भेड़ से प्राप्त होते हैं, आप जानते हैं। आप ये बताना किन से नहीं प्राप्त होता है, ऊन किन से नहीं प्राप्त होता है। तो ऊन जो है भेड़ के बाल से प्राप्त होता ही है। ऊन जो है ऊँट के बाल से भी प्राप्त होता है, याक के भी बाल से प्राप्त होता है, बट लंगूर के बाल से ऊन प्राप्त नहीं होता है। इसलिए ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत, सी भी गलत, डी ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। कह रहा है टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं, तो 38 का हो जाएगा डी, जॉन लोगी बेयार्ड। आते हैं 39 क्वेश्चन पर। कह रहे द्रव्यमान का मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान का मात्रक अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर जिस पद्धति की बात की गई है वह किलोग्राम के लिए था। लेकिन अगर जो बच्चा ए पर भी लगाया होगा तो उसका ऑप्शन सही माना जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे आंसर सब दिए जाएंगे, ए और बी जो भी लगाया होगा सबका सही होगा, नहीं तो इसको 39 नंबर क्वेश्चन को ही मतलब हटा दिया जाएगा या तो। और क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन है, कौन है जो गति की अवस्था में है, तो मेज, टीवी, उड़ता पक्षी, अलमारी। तो सिंपल सी बात है, उड़ता पक्षी जो हो जाएगी ये गतिशील में आ जाएगी। अगला आते हैं, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। और ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो सिंपल सी आपको बात ध्यान देना है कि ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत उसे कहते हैं जिसको हम फिर से यूज में नहीं ला सकते हैं। जैसे आप देखिए तो आप सूर्य ऊर्जा का हमेशा आप यूज में लाते रहते हैं। आपने से आज सोलर पैनल से अपने बैटरी को चार्ज किया, फिर से आप कल भी कर सकते हैं, फिर ऐसे अलग नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप पुनः उसको यूज में ला पा रहे हैं। हवा जो है ये भी नवीकरणीय स्रोत है, लेकिन इसमें जल जो है ये भी नवीकरणीय स्रोत है। अब जल से कैसे होता है, जल से जैसे बांध बना करके, नदियों पर बांध बना करके बिजली तैयार की जाती है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से, और बहुत सारी चीज ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन पत्थर का कोयला, इसको एक बार भी अगर हम उपयोग कर लेते हैं अगर कोयले को, तो फिर से दोबारा हम उसे उपयोग में नहीं ला पाते हैं ईंधन के लिए। इसलिए ये जो होगा अनवीकरणीय स्रोत होगा ऊर्जा का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। कह रहा है वायु में नाइट्रोजन के प्रतिशत है। तो ये आप शुरू से ही पढ़ते चले आएंगे 5-4 से ही, कि वायु में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वह है 78%। अगला है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है मतलब बाहर निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, तो प्रदीप्त, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी। प्रदीप्त तो वो होता है जो प्रकाश को, जिनसे प्रकाश प्राप्त होता है वो प्रदीप्त हैं। यहाँ कर आंशिक रूप से निर्गत होता है मतलब निकलता है और पार करता है, वो उस बात पूछ रहा है। तो ये प्रदीप का तो बात तो अलग होगा बिल्कुल। पारदर्शक मतलब जिनसे पूरा पूरा आर पार निकल जाए। अपारदर्शक मतलब जिनको से आर पार न निकले। जैसे अगर आप कोई बैटरी जला रहे हैं और बैटरी को आपने ऑन किया हुआ है, और जैसे टॉर्च बैटरी जिससे आप रोशनी निकलती है, उसके सामने आप कोई एक ऐसा परत लगा दीजिए जिससे उसकी अगर रोशनी फिर भी कुछ बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब बाहर निकल रही है, अधिक मात्रा में रोशनी बाहर निकले तो पारदर्शक, कम मात्रा में नहीं निकल रही तो अपारदर्शक। लेकिन आंशिक रूप से अगर निकल रही, कुछ निकल रही है, तो वो कहलाता है पारभासी। तो 43 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले नंबर पे। अगला 44 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल है, तो रबी की फसल इसमें गेहूं होता है। मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो किस पर बनाता है, तो वो बनाता है मानव नेत्र जो है ये रेटिना पर बनाता है। ओके, आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सभी क्वेश्चंस का। एक्चुअली मैं अभी इसका टिक लगा दिया हूँ,
पहले ही, बट मैं सोचा कि मैं इसको समझाते हुए भी चलता हूँ, तो इसलिए समझा भी दूँ आपको। तो यहाँ पर 69 का 9 + 7 का 18 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है का 22.5। इसको हमें बताना है कौन सा आंसर आएगा, इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 69 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस 7 का 18, तो 7 का 18 में मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो वहाँ एक्स ले लिए, मतलब हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और का मतलब मल्टीप्लाई 22.5 हो गया। यहाँ पर अब 69 का 9 में मल्टीप्लाई कर दिए तो 144 प्लस 7 का 18 में किए तो हो गया 126/22.5 हो गया इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए अब क्या करेंगे हम, पहले तो इसको जोड़ लेंगे, 144 को 126 × 270 हो जाएगा, ये 22.5 है, इसको वैसे लिख लिए। जो इसका हर है वो दशमलव में है, तो इसलिए दशमलव दहाई के स्थान पे 10 से नीचे गुणा करें, 10 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, तो दशमलव हट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2700 और नीचे हो जाएगा 225। 225 से जब हम 2700 को काटेंगे तो सबसे पहले हम काटते हैं, अगर 225 से ही काटते हैं तो 225 से यह 13 बार में 13 टाइम, 225 से ये 16 टाइम में कट जाएगा, तो 225 पंजा 225 और 225 से ये 16 टाइम में कट जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 का 3 + 54 डिवाइड बाई 18 - 9, तो चलिए इसको यहीं पे हम लगा देते हैं। तो 15 का मतलब 15 × 3 हो गया, और प्लस 54 और डिवाइड 18 इज इक्वल -9, तो ये 15 का 3 में करेंगे हो जाएगा 45 प्लस 54 में 54 भागा 18 - 9, तो 45 और 54 में 18 से भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा -9। अब 54 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 48, और 48 में से जब हम 9 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 39 आंसर। इस प्रकार से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अगला कह रहा है 40% ऑफ 140 प्लस 35% ऑफ 200। अब इसको जब चालू करेंगे तो 40% मतलब 40/100, ऑफ को मतलब हो गया मल्टीप्लाई और 140, फिर से प्लस 35% मतलब 35/100, ऑफ मतलब का 200 हो गया। यहाँ पे डबल जीरो कट गया, और यहाँ पर डबल जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो अब बचा क्या 4 × 14, अब प्लस 35 × 2, अब 4 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 56, और 35 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 70। 56 और 70 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 126, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अब इसकी बात करते हैं। इसमें जो है यहाँ पर जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, यहाँ समझ लिया आप एक्स है, तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो 9/27 लिख सकते हैं इसको, और फिर से इज इक्वल टू 18 लिख दीजिए एक्स। ठीक, इसके बाद आप क्या करिए, एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स × 9 हो जाएगा इक्वल टू 27 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 में। एक्स की वैल्यू निकालना है तो 9 को भी उधर भेज दीजिए, 27 × 18 ऑलरेडी है इधर 9 के एक्स में मल्टीप्लाई, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 9 × 9 9 2 18, नीचे 1 हो गया, ऊपर हो गया 27 × 2, तो 27 × 2 होता है 54, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिससे 150 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो फैक्टर मेथड से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से। तो 150 हो गया, अब इसको हम कट करेंगे तो 2 सबसे पहले करेंगे, तो 2 से 1 = 14, 2 5 = 10, 75 टाइम में कटा, फिर 3 से कर लेंगे, 3 2 = 6, 3 5 = 15, फिर 5 से 5 5 = 5, फिर 25 और फिर 5 1 = 5, आया आपका 2 × 3 × 5 × 5। यहाँ पर 2 का 5 का जोड़ा बन जा रहा है, बट 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर जोड़ा बन जाएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो इसलिए हमको इसमें आवश्यकता है 1 और 2 की आवश्यकता है, और 1 और 3 की आवश्यकता है। तो इसका मतलब 3 का और 2, अगर इसमें 3 और 2 अगर आ जाए तो फिर ये 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, 2 का जोड़ा बन जाएगा, इसका मतलब हमको 6 से इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। उस खेत का लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 35 मीटर तथा क्षेत्रफल 2170 वर्ग मीटर है। तो हमको क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, खेत आयत के आकार का होगा, क्योंकि इसका चौड़ाई दिया, लंबाई पूछे तो इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग माप के हैं, तभी तो पूछ रहा है ना। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये दिया हुआ है 2170 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, L का वैल्यू हमको बताना है, B का वैल्यू दिया है 35 और 2170, L की वैल्यू निकालना तो रहने दीजिए, 35 को इधर भेजिए, तो 2170 बटे हो जाएगा 35,
इसके बाद अब करेंगे क्या, अब 35 से 270 में हम डिवाइड करेंगे। तो जब 35 से 270 में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये जो होगा 62 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 51 का। चलिए अब बात करते हैं हम 52 का। 1225 का वर्गमूल है, तो 1225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से, आसान रहेगा, जल्दी लग जाएगा। तो दो दो का जोड़ा बनाते हैं और कोई संख्या लेते हैं जिसका वर्ग 12 से अत्यधिक न हो। तो 3 तरीके 9, 3 ले लेते हैं, 3 तरीके 9। अब 12 में से 9 गया 3, 2 5 उतार लेंगे, फिर यहाँ 3 अगर ले गए हैं तो 3 जोड़ देंगे, फिर 3 3 हो जाएगा 6। अब यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ भी 5 लिखेंगे, 5 से 5 में गुणा करेंगे, 25 को 5 हासिल 2, 5 31 2 32, पूरा पूरा कट गया। तो आया कितना 35। तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी सही होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल कितना अंश होता है। तो चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है टोटल 360 अंश होता है। सी सही हो जाएगा 53 का। 54, यदि किसी कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह कार 2 घंटा 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। क्या हुआ है, चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर समय दिया हुआ है 2 घंटा और 30 मिनट। हमको दूरी बताना है। 2 घंटा 30 मिनट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 1 बटे 2 घंटा। ऐसा इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि मिनट की बात हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घंटा की बात कर रहा है, प्रति घंटा, तो हम घंटा में से पूरे को लिख लिए। तो अब इसको हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, होता है ना। तब चाल आपका कितना है 120 और समय कितना है 2 घंटा 30 मिनट, 2 से 1 बटे 2। समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम 120 दिया हुआ ऑलरेडी, तो 120 लिख लेंगे और इसके बाद 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया गुणे 5 बटे 2। 2 से काटे 2 करने 2 और 2 से कट जाएगा 120 कितनी टाइम में 60 बार में। अब 60 गुणा 5 में कर दीजिए तो आ जाएगा 300 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके। 45 डिग्री सेल्सियस में कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला लगाइएगा, 113 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। क्वेश्चन नंबर 56, पास्ट परफेक्ट टेंस में किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हैज का यूज होता है प्रेजेंट में, हैव का भी यूज प्रेजेंट में ही होता है और हैड का प्रयोग जो होता है पास्ट में होता है। शैल विल ये तो फ्यूचर में होता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। फिल इन द ब्लैंक, द कैमल इज द रोड। इसमें कोई नीचे सारे प्रीपोजिशन लिखे हुए हैं, इन्हीं प्रीपोजिशन में से हमको यूज करना है। तो कैमल सड़क के ऊपर है ना, ऊपर है, स्थित है, वो चल रहा है भले ही। तो कैमल स्थित है, मतलब कैमल इज में ऊँट है, द रोड में सड़क पर। तो सड़क यहाँ द कैमल इज द रोड, इसमें प्रीपोजिशन भरना है तो यहाँ पर आन भरा जाएगा क्योंकि कैमल सड़क के ऊपर है, खड़ा है, तो हो जाएगा आन। सी गिव्स अस मिल्क एवरी डे में ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट अगर ढूंढना है तो सबसे पहले हम वर्ब पर जाएंगे, इसमें क्रिया कौन है, तो क्रिया इसमें गिफ्ट मैंने देना होता है। तो क्या देती है, तो दूध देती है और अस मैंने हमको देती है। तो मिल्क या तो हो जाएगा या तो हो जाएगा अस, दोनों दोनों में से कोई एक हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कौन है इसमें, अस या मिल्क में। तो अश दिया हुआ, मिल्क नहीं दिया है, तो अस हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए आपको पढ़ना, अगर आप पढ़े होंगे ऑब्जेक्ट के प्रकार और कैसे ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं। दे हैव माई फेवरेट बुक, में रिक्त स्थान भरना, एक सेंटेंस लिखा गया, इसमें रिक्त स्थान को भरना है। तो दे हैव, इसमें हैव का यूज किस में करते हैं हम, तो हैव का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो हैज हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। हमको वर्ब भरना है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो क्रिया का कौन से फॉर्म का यूज करेंगे, तो स्टील, स्टोल, स्टोलेन बाय। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर भरा जाएगा स्टोलेन। तो दे हैव स्टोलेन माई फेवरेट बुक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से ब्यूटीफुल का सिनोनिम्स नहीं है, यहाँ बताना है आपको सिनोनिम्स नहीं है, पर्यायवाची कौन नहीं है। तो अगली मतलब होता है भद्दा, नाइस मने होता है अच्छा, ये तो ब्यूटीफुल का ही हो जाएगा। हैंडसम मने सुंदर, ये ब्यूटीफुल से ही है रिलेटेड। प्रीटी मने प्यारा, ये भी ब्यूटीफुल से ही है। तो हमको बताना है जो ब्यूटीफुल से नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है, मतलब एंटोनिम से, विलोम है, उल्टा। तो ये हो जाएगा अगली 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक, तो उम्मीद है प्रिय विद्यार्थियों आप सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको, अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई अवश्य करेंगे। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।